सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में हिंदी भाषा शिक्षण हेतु की गई संस्तुति, प्रस्तुति एवं क्रियान्वयन के संबंध में समझ बनाने हेतु 6 दिवसीय वेबिनार के 5वें दिवस में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम सभी लोग भाषा शिक्षण, शिक्षण की भाषा और शिक्षक विषय पर विशेषज्ञ के माध्यम से परिचर्चा होगी, जिसमें विशेषज्ञ महोदय विषय बिंदु को स्पष्ट करेंगे। सामान्य रूप से भाषा शिक्षण के लिए एक शिक्षक को किस भाषा में शिक्षण करना है जो कि बच्चों तक आसानी से पहुंच सके और बच्चे उसे समझ सके, इन चीजों को लेकर के हमारे बीच में आज विशेषज्ञ महोदय आएंगे। उससे पहले मैं संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक डॉक्टर उमेश कुमार मिश्रा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार दें। डॉक्टर उमेश कुमार मिश्रा जी। धन्यवाद सर। आज हम सब एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर विषय पर चर्चा के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत है। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने अर्जित की है और निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे मनीषी विद्वान डॉक्टर उदय प्रकाश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आपकी अनेक पुस्तकों की श्रृंखला भी प्रकाशित है। आप अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत भी हैं। समाज के लिए, हम सब शिक्षकों के लिए आप मार्गदर्शक हैं। हमारे बीच आज उपस्थित हैं हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। आज का जो विषय भाषा शिक्षण और शिक्षण की भाषा, शिक्षक, एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और आपका एक लंबा अनुभव है। आपकी कई किताबें प्रकाशित हैं हिंदी भाषा को लेकर के, शिक्षण को लेकर के और शिक्षकों के अध्ययन करने को लेकर के आप निरंतर कार्य भी करते रहते हैं। आपकी अन्वय और समन्वय, लोक और शास्त्र, वाचिक कविता और भोजपुरी आदि अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं जो कहीं न कहीं हम सब श्रोताओं के लिए, हम सब जो पाठक हैं उनके लिए संदर्भ का कार्य ये सब पुस्तकें करती हैं। हम निवेदन करते हैं सर से कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें। हम कैसे भाषा का शिक्षण करें, हमारी शिक्षण की जो भाषा है वो कैसी हो, क्योंकि बच्चों की जो भाषा होती है वो घर की भाषा होती है, माँ के दूध की भाषा होती है, परिवार की भाषा होती है। उसमें वो सहजता अनुभव करता है और जब वह कक्ष में आता है तो कहीं न कहीं उसे औपचारिक भाषा के साथ
रूबरू होना पड़ता है। ऐसे में हमारी शिक्षण की भाषा कैसी होनी चाहिए, हमें उसके लिए और कौन कौन सी तैयारियां, सावधानियां बरतनी चाहिए, हम सब शिक्षकों के लिए और क्या पाथ्य आप प्रदान करेंगे। बहुत सारी जिज्ञासाएं मन में हैं और आप तो समुद्रवत हैं। निश्चित रूप से हम सब आज लाभान्वित होंगे। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर उदय प्रकाश सर से कि आप हम सबको संबोधित करें। डॉक्टर उदय प्रकाश जी, धन्यवाद सर। राज्य हिंदी संस्थान के सभी अधिकारियों, सभी कर्मियों और इस आयोजन से जुड़े सभी प्रतिभागियों को बहुत आदर और बहुत स्नेह के साथ संबोधित करता हूं। ये विषय भाषा शिक्षण, शिक्षण की भाषा और शिक्षक गंभीर भी है और एक विस्तृत दायरे को समेटने वाला विषय है। हम ये सोच भी नहीं सकते कि किसी एक आयोजन में, एक वक्तव्य में इसके सभी बिंदुओं पर बातचीत कर सकें। तो सामान्य रूप से कुछ बातों पर हम लोग विचार करेंगे और ये संभव है कि यह इस विषय की एक भूमिका जैसी चीज हो। भाषा शिक्षण, शिक्षण की भाषा और शिक्षक, यह आज की हमारी बातचीत का विषय है और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, शिक्षक बातचीत के इस विषय के अच्छे खासे लंबे शीर्षक का अंतिम पद है। ऐसे में अच्छा हो कि जो अंत में है शिक्षक, उसी से आज की इस चर्चा की शुरुआत की जाए। इसकी एक वजह तो यह है कि जो बाद में है उसे पहले लाने की कोशिश, जो पीछे है उसे आगे करने की कोशिश किसी और के लिए हो न हो, शिक्षक के लिए तो कर्तव्य की कोटि का कर्म है। लेकिन एक दूसरी और इससे ज्यादा तगड़ी वजह भी है, यह कि एक शिक्षक होने के नाते आप सबकी तरफ से मैं भी यह जानने को उत्सुक हूं कि आखिर विमर्श के इस विषय भाषा शिक्षण, शिक्षण की भाषा और शिक्षक में शिक्षक आखिर में क्यों है। इसलिए शायद कि शिक्षक का संबंध सिखाने से है, शिक्षा देने से है, जबकि हमारे जीवन में, और सच तो यह है कि किसी के भी जीवन में, शिक्षा की शुरुआत देने से नहीं होती, लेने से होती है। ली जाने वाली शिक्षा पहले आती है, दी जाने वाली शिक्षा बाद में आती है, यह एक बात। और दूसरी बात यह कि दी जाने वाली शिक्षा ली जाने वाली शिक्षा की पूंछ पकड़ कर आती है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि सीखना पहले होता है, सिखाना बाद में होता है, और बाद में भी सीखना नहीं होता तो सिखाना होकर भी नहीं होता। ऐसे में जाहिर है कि शिक्षा लेने वाला पहले है, देने वाला बाद में है, शिक्षार्थी पहले है, शिक्षक बाद में है, और बाद में भी शिक्षार्थी है तभी शिक्षक है। शिक्षक का होना शिक्षार्थी के होने पर निर्भर है, शिक्षार्थी का होना शिक्षक के होने पर निर्भर नहीं है। बेशक यह कोई नई स्थापना नहीं है, लेकिन एक ऐसी स्थापना जरूर है जिसे याद रखना और दोहराते रहना हमारी समूची शिक्षक बिरादरी के लिए एक जरूरी जरूरत जैसी चीज है। हालांकि इसके साथ ही यह भी है कि समूचे शिक्षा व्यवहार में शिक्षार्थी अगर पहले है और शिक्षक बाद में, तो बाकी सारी की सारी दुनिया इस शिक्षक के बाद में है। और यह बात शिक्षक बिरादरी को याद रहे न रहे, जरूरी है कि दुनिया की बाकी सारी की सारी बिरादरियों को हमेशा याद रहे और हमेशा के लिए याद रहे। शिक्षा की बहुत सारी समस्याओं का त्वरित समाधान शिक्षक के यह याद रखने में है कि शिक्षार्थी उसके पहले है
और बाकी सबके यह याद रखने में है कि शिक्षक उन सबके पहले। इस सिलसिले की फिलहाल एक और बात बची है, उसे भी कह डालें तो शांति मिले। यह कि प्राथमिक से लेकर उच्चतर तक की शिक्षा में स्वयं शिक्षक की भी कई कोटियां हैं, और भारत को अगर शिक्षा के मामले में उस मुकाम को हासिल करना है जिस मुकाम पर वह अपनी गुलामी के पहले था, तो उसे शिक्षकों की समस्त कोटियों में अपने प्राथमिक शिक्षकों की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार तो करना ही होगा, स्थापित भी करना होगा। इसकी अनेक वजहें गिनाई जा सकती हैं, लेकिन उनमें से एक यह भी है कि हमारी औपचारिक शिक्षा के प्राथमिक चरण का श्री गणेश जिस भाषा शिक्षण से होता है, वही बाद की हमारी हर तरह की शिक्षा की आधार भूमिका बनाता है। वह हमारा प्राथमिक शिक्षक है जो हमें अक्षरों की दुनिया में ले जाता है। उसी से हम अपनी भाषा सीखते हैं और उसी से आगे चलकर जो भी सीखते हैं उसे सीखने की भाषा हासिल करते हैं। वह हमें जिन आखरों, जिन अंकों से लैस करता है, उन्हीं के बूते हम अपने जीवन संघर्ष में उतरते हैं। उन्हीं के जरिए जो गहते हैं गह पाते हैं, और जो कहते हैं वो कह पाते हैं। और यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बरबस अपने प्राथमिक शिक्षा गुरुओं की याद आ रही है, जब भाषा शिक्षण और शिक्षण की भाषा और शिक्षक के मुद्दे पर आपकी कुछ सुनने और अपनी कुछ कहने चला। और सचमुच मेरे पास कहने को कुछ ही बातें, इसलिए भी कि बहुत सी बातें आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, उन्हें दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ एजुकेशन की या इसी तरह की किसी भी पढ़ाई के दौरान सामान्य रूप से भाषा शिक्षण और विशेष रूप से हिंदी भाषा शिक्षण की और शिक्षण की भाषा को लेकर भी ढेर सारे सैद्धांतिक और व्यावहारिक ढेर सारी बारीकियों से आप सब गुजरे होंगे। लेकिन इसलिए उस इलाके में न तो मैं जाना चाहूंगा न आपको ले जाना चाहूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि उसका बहुत कुछ आप भूल गए होंगे, और कामना करता हूं कि जो रहा सहा हो वह भी जितनी जल्दी हो सके भूल जाए, क्योंकि मैं मानता हूं और जानता हूं कि भाषा शिक्षण के और शिक्षण की भाषा के जिन अनुभवों से आप गुजरे हैं और गुजरते हैं, जिन समस्याओं से आप जूझते हैं और अपने स्तर पर उनका समाधान करते हैं, ज्ञान का उससे बड़ा स्रोत कोई और नहीं है। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा के किसी भी मामले में किसी भी तरह के सामान्यीकरण की कोई गुंजाइश है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हर बैच, बल्कि हर बच्चा अपने आप में खास होता है। वह एक खास परिस्थिति से आया होता है, खास तरह की रुचियों और रुझानों के साथ सीखने की उसकी क्षमता भी खास तरह की होती है, और हर बार उसे सिखाने के खास तरीकों की खोज करनी पड़ती है। और बेशक अपवाद हैं और होंगे ही, लेकिन लगभग हर शिक्षक हर बार सायास और अनायास भी इस तरह की खोज करता भी है, उसे आजमाता भी है, और सफलता मिले ही यह जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी असफलताओं से भी वह कुछ न कुछ जरूर सीखता है। कुल मिलाकर कहना मैं यह चाहता हूं कि न तो मैं इस मुगालते में हूं, न आप इस मुगालते में रहिए कि मैं कुछ नया आपको बता सकूंगा, कोई रास्ता सुझा सकूंगा। सच तो यह है कि भाषा शिक्षण और शिक्षण की भाषा जैसे मुद्दों को लेकर मैं खुद भी बहुत सारी दुविधाओं में हूं। ऐसे में मैं मानता हूं कि न तो यह उचित है और न ही मुझे हक है इस बात का कि मैं आपको भाषण जैसी कोई ऐसी चीज पिलाऊं। मैं इस मामले में एक तो कि अपने कुछ अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूं, और वह भी इसलिए कि बदले में आप भी अपने कुछ अनुभव साझा करें ताकि एक बेहतर समझ हमारी बन सके। दूसरे, मैं यह साफ करना चाहता हूं कि भाषा शिक्षण और शिक्षण की भाषा का मामला हमारे लिए, हम जो हिंदी इलाके के लोग कहे जाते हैं, उनके लिए बहुत अलग तरह का है। कर्नाटक में एक बच्चा जब अपनी प्राथमिक पाठशाला में पहुंचता है तो पूर्व ज्ञान के रूप में अपने घर से अपनी कन्नड़ भाषा लेकर पहुंचता है। पाठशाला उसे उसी के भीतर मौजूद उसकी इस कन्नड़ भाषा से उसके बाहर मिलवाता है,
बेशक नए सिरे से, लेकिन उससे उसी के पास की और उसी के आसपास की भाषा से परिचित कराता है। इस अपने आसपास से जो भाषा उसने सीखी है वही उसे सिखाई जाती है, और आमतौर पर वही उसके बाकी सब कुछ गणित भूगोल वगैरह सीखने की भाषा बनती है। और मान लीजिए कि उसके गणित भूगोल वगैरह सीखने की भाषा कन्नड़ नहीं है, कुछ और है, इनके शिक्षण की भाषा अंग्रेजी है, या सोचकर कुछ अच्छा लगे तो मान लीजिए कि हिंदी है, तब इस शिक्षण की भाषा अंग्रेजी या हिंदी को वह जिस भाषा के जरिए सीखेगा वह है कन्नड़, उसकी वह भाषा जो उसके पास शुरू से ही अपनी पूंजी के रूप में मौजूद है। जाहिर है कि उसकी शिक्षण भाषा अगर कन्नड़ नहीं भी है, तब भी जो शिक्षण भाषा है अंग्रेजी या हिंदी, उस शिक्षण भाषा की शिक्षण भाषा कन्नड़ जरूर है और कन्नड़ ही है। अब हम अपने हिंदी के कहे जाने वाले इलाके में आए। बनारस का एक बच्चा अपनी पाठशाला में पहुंचता है तो पूर्व ज्ञान के रूप में अपने घर से अपनी भोजपुरी भाषा लेकर पहुंचता है। अवध का बच्चा अवधी लेकर पहुंचता है, बोध गया का बच्चा मगही लेकर पहुंचता है। पाठशाला में इसका कोई इंतजाम नहीं है कि उसे उसके भीतर मौजूद भाषा से मिलवाया जाए, उसकी परिचित भाषा से उसके परिचय को स्थापित किया जाए। वहां उसे एक दूसरी ही भाषा से परिचित कराया जाता है, हिंदी से। यह अनुचित भी नहीं है, हिंदी ही उसके शिक्षण की भाषा बनने वाली है। आगे चलकर उसी के जरिए उसे इतिहास भूगोल वगैरह तक पहुंचना है, तो भाषा शिक्षण के रूप में हिंदी शिक्षण उसके लिए एक जरूरत जैसी चीज है। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली, कुमाऊनी वगैरह भाषाओं में उच्चतर शिक्षा संभव नहीं है। सच तो यह है कि दुनिया की कोई भाषा किसी भी प्रयोजन के लिए दुनिया की किसी भी भाषा से कमतर या बढ़कर नहीं है। भाषा के माध्यम से जो कुछ संभव है वह किसी भी भाषा के माध्यम से संभव है। लेकिन हमारे देश में शुरू से ही व्यवहार के लिए बहुतेरी भाषाओं के साथ ही उन सभी भाषाओं के माध्यम से अर्जित ज्ञान के संचय के लिए और उसके अगली पीढ़ियों तक अक्षुण्ण और निर्बाध हस्तांतरण के लिए एक अपेक्षाकृत सुस्थिर भाषा की अपेक्षा की अवधारणा रही है। हजारों वर्षों से इस दायित्व को संस्कृत ने निभाया है, और आज अगर हम उस भूमिका में हिंदी को देखना चाहते हैं तो यह इस बहुभाषा भाषी देश के हित में ही है। अनेकता में एकता वाले उसके स्वभाव में ही यह शामिल है। ऐसे में शिक्षण भाषा के रूप में हिंदी के उपयोग को देखते हुए भाषा शिक्षण के रूप में प्राथमिक स्तर से ही हिंदी शिक्षण से बेशक हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, है भी नहीं। कठिनाई यह है कि एक अपरिचित भाषा को सीखने के लिए परिचित भाषा के उपयोग की एक जो सहज स्वाभाविक वैज्ञानिक पद्धति है उससे भी परहेज किया जाता है। इस सीखने की भाषा हिंदी को सीखने के लिए भी हमारे यहाँ उस भाषा का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता जो हमारे बच्चों के पास उनकी अपनी पूंजी के रूप में मौजूद होती है। यह अजब है और बहुत नुकसानदेह किस्म का अजब है कि हम अपने बच्चों को एक दूसरी भाषा हिंदी भी उनकी पहली भाषा भोजपुरी, ब्रजभाषा, बघेली वगैरह के जरिए नहीं सिखाते, हिंदी के जरिए ही सिखाते, दूसरी ही भाषा से दूसरी भाषा सिखाते। इसके नतीजे क्या हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। पहले तो सवाल यह है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील मामले में, उसमें भी प्राथमिक शिक्षा जैसे तीव्रतर संवेदनशील मसले को, और उसमें भी भाषा शिक्षण जैसे तीव्रतम संवेदनशील मुद्दे को ऐसी किसी कुकोशिश के हवाले करने की और किए रखने की हमें हिम्मत कैसे हुई है? हिम्मत हुई है कुछ दुर्निवार किस्म की गलतफहमियों की वजह से, जैसे यह भोजपुरी वगैरह हिंदी की बोलियां हैं। बेशक ये हिंदी की बोलियां हैं, लेकिन खड़ी बोली हिंदी की बोलियां ये नहीं है। उस हिंदी की बोलियां हैं जिस हिंदी की बोलियों में एक खड़ी बोली हिंदी खुद है। जिस हिंदी की ये बोलियां हैं वह कोई भाषा नहीं, एक बड़े भाषा परिवार का नाम है। जिस परिवार में 1.5 दर्जन के करीब भाषाएं हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिहारी कोई भाषा नहीं है,
एक छोटे से भाषा परिवार का नाम है, जिस परिवार में भोजपुरी, मैथिली, मगही 3 भाषाएं हैं। बेशक एक परिवार की भाषाएं होने के नाते इन सब में कुछ आपसी समानताएं हैं, लेकिन ये अलग अलग व्याकरण वाली, अलग अलग अभिव्यक्ति भंगिमाओं वाली अलग अलग भाषाएं हैं, और इनमें से एक को जान लेने का मतलब दूसरी को जान लेना हरगिज नहीं है। हम बनारस से अपनी भोजपुरी के साथ पाठशाला पहुंचे बच्चे को हिंदी में सिखाने में अगर उसकी भोजपुरी को खर्च नहीं करते, उसकी भोजपुरी से उसकी हिंदी नहीं संवारते, तो वह अपनी भोजपुरी के व्याकरण से छूट कर हिंदी में नहीं आता, उसे लिए दिए आता है। और तब उसकी हिंदी उसकी भोजपुरी में तो संभवतः कुछ कम, लेकिन उसकी भोजपुरी उसकी हिंदी में पर्याप्त उथल पुथल मचाए रखती है। कहने की जरूरत नहीं है शायद कि यह उथल पुथल सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं रहती। शिक्षण की भाषा के रूप में हिंदी जिस इतिहास भूगोल तक ले जाती है, उनमें भी पर्याप्त हलचल उत्पन्न करती है। अब एक दूसरी और अपेक्षाकृत अधिक चिंताजनक बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं। यह जो भाषा शिक्षण में मातृभाषा की उपेक्षा की प्रवृत्ति रही है वर्षों वर्षों से, इतने वर्षों से कि अब उसकी एक परंपरा जैसी बन गई है, उसके चलते हमारे बच्चों और उनके अभिभावकों के मन में भी शिक्षा जगत में मातृभाषा के अनुपयोगी होने की बात एक तरह से घर कर गई है। हमने पर्याप्त प्रचार पूर्वक एक तरफ यह स्थापित किया है कि शिक्षा जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है, और उसी के समानांतर यह भी स्थापित कर दिया है कि हमारी शिक्षा को हमारी मातृभाषा की कहीं कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों बातों ने मिलजुल कर यह स्थापित कर दिया कि जो मातृभाषा है हमारी, वह जीवन के लिए जरूरी चीजों में से नहीं है। ऐसे में धीरे धीरे हम अपनी मातृभाषा बदलने में लग गए। हमारे देहात में भी हुआ, हालांकि बहुत कम, लेकिन शहरों में इस प्रवृत्ति ने विस्तार पाया कि घरों में पहले तो सायास और बाद में अनायास भी माताओं पिताओं ने गांव गली से संग साथ चली आई भोजपुरी को बुहार कर बाहर करना, उसकी जगह पर हिंदी को पधरवाना शुरू कर दी। संभव है कि कुछ लोगों के यहाँ हिंदी सचमुच मातृभाषा की तरह बढ़ती जाने लगी हो और उनके बच्चे पाठशाला में सहसा किसी दूसरी भाषा को उसी दूसरी भाषा के जरिए सीखने की तकलीफ से बच गए हो, लेकिन ऐसा अनिवार्य रूप से उन्हीं के घर हुआ हो सकता है जो हिंदी को बाकायदा सीख कर अपने घर लाए होंगे, क्योंकि महज मान लेने से कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी मातृभाषा हो जाए या कोई भी भाषा मातृभाषा हो जाए, यह संभव नहीं। अब देखिए कि इसके नतीजे क्या हो। पहला तो यह कि मातृभाषा के प्रति हमारे मन में यह भावना घर करने लगी कि यह किसी काम की नहीं, वह कुछ तो हमसे छूटने लगी और उससे भी ज्यादा उसे हम छोड़ने लगे। वह कुछ तो हमसे छूटने लगी, लेकिन पूरी तरह से छूट नहीं पाई। इसलिए कि यह एक सच्चाई है कि हमारी मातृभाषाएं हमारे लिए दुनिया की सबसे ताकतवर भाषाएं होती हैं और उनका छूट पाना या उनसे छूट पाना उतना आसान होता नहीं। तो चुपके से आकर वे हमारी हिंदी में बैठ जाती हैं, हमारी हिंदी को पूरी हिंदी होने नहीं देती, और हमने अगर थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी बटोर रखा हो अपने पास तो उसे भी भरसक हिलाए रखती है। अब हमारे पास भाषा के नाम पर लगभग बिसरी हुई एक मातृभाषा होती है। एक बिना मातृभाषा को लगाए सीखने के चलते आधी अधूरी ही सीखी जा सकी हिंदी होती है, और अपनी इन 2 अधूरी भाषाओं के जरिए सीखी जाने के चलते पूरी तरह से नहीं ही सीखी जा सकी अंग्रेजी होती है, और इन सब की मिली जुली एक खिचड़ी भाषा होती है। हमारे पास मुकम्मल कोई भाषा नहीं होती और कामचलाऊ 3-3 भाषाएं होती हैं, और इन सबको मिलाकर भी एक कामचलाऊ भाषा ही हमारे पास होती है। ऐसे में हम अगर कामचलाऊ किस्म के शिक्षार्थी हैं, कामचलाऊ किस्म के शिक्षक या साधु या सिपाही या चोर जो भी हैं, कामचलाऊ किस्म के हैं, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा भी नहीं कि हानि केवल हमारी मातृभाषा की, हमारी हिंदी की भी हुई।
हिंदी को मातृभाषा मान लेने से यह बात धीरे धीरे हमारे मन में घर कर गई कि हमें हिंदी आती है, उसे हमें सीखने की जरूरत नहीं है। न सिर्फ यह कि हिंदी हमें आती है, यह भी कि हमें जो आती है वही हिंदी है। हिंदी जबकि हम सबकी दूसरी भाषा है और दुनिया की कोई भी दूसरी भाषा, यह भाषा वैज्ञानिक तथ्य है और सत्य है कि बिना सीखे नहीं आती है। आप देखेंगे कि हमारे विद्यालयों में हमारे विद्यार्थियों को जितना जोर दूसरे विषयों की पढ़ाई के लिए समय निकालने पर होता है, उतना हिंदी विषय के लिए समय निकालने पर नहीं होता। वह उनके लिए एक तरह से समय की बर्बादी है। उसे क्या पढ़ना, वह आती ही है। परीक्षा के 1-2 दिन पहले भी कुछ पन्ने पलट लेंगे तो काम चल जाएगा। नतीजा यह होता है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा में सबसे ज्यादा फेल होने वालों की संख्या हिंदी में ही होती है। लेकिन यह सूचना जितनी सनसनीखेज है, उससे ज्यादा सनसनीखेज सूचना अगले दिन अखबार वाले छापते हैं। पर्याप्त हाय तोबा के साथ सबसे ज्यादा लड़कों के मातृभाषा के पेपर में फेल होने की सूचना। कौन बताए इन खबरनवीसों को कि यह फेल होना इसी मातृभाषा को हिंदी और हिंदी को मातृभाषा समझ लेने और समझा दिए जाने का नतीजा है। यह जो हमारी हरकत है, इसे हम हिमाकत भी कह सकते हैं। हिंदी परिवार की 1.5 दर्जन भाषाओं के इलाके की एक मातृभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित कर देने की, उसने सबसे बड़ा जो नुकसान किया वह यह कि हिंदी की राष्ट्रव्यापी स्वीकृति के राह में रोड़े नहीं, एक तरह से चट्टान उसने रख दी। कोई यह मानने को तैयार नहीं कि हम भोजपुरी वाले हैं, हम गढ़वाली वाले हैं और हम अपनी भोजपुरी को, अपनी गढ़वाली को राष्ट्रव्यापी प्रसार के लिए देश के सामने नहीं रख रहे हैं। एक दूसरी भाषा को, हिंदी को रख रहे हैं और हिंदी हमारी भाषा नहीं है। हम हिंदी वाले नहीं हैं, हम अपनी भाषा को छोड़कर हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं। यह मानने को कोई तैयार नहीं है और इस नाते एक तरह से देश में एक हिंदी विरोधी वातावरण हम ही लोगों ने बना दिया है, हम ही लोगों ने उसे रच दिया है। हिंदी, ये हम सबको जान के रखना चाहिए कि हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता अगर किसी एक भाषा में है तो वह हिंदी में ही है। और इसका कारण क्या है? हिंदी कोई बहुत अच्छी भाषा है ऐसा नहीं है। कोई भाषा किसी दूसरी भाषा से अच्छी नहीं, बुरी नहीं है। हिंदी एक साहित्य संपन्न भाषा है, लेकिन भारत में और भी दूसरी भाषाएं हैं जो हिंदी से ज्यादा साहित्य संपन्न अगर नहीं है तो हिंदी के समान साहित्य संपन्न तो है ही। ऐसे में हिंदी के पास राष्ट्रभाषा बन सकने की जो योग्यता है वो सिर्फ इसलिए है कि हिंदी इस देश में कहीं की भी मातृभाषा नहीं है। हर जगह की दूसरी भाषा वह है और हर जगह की दूसरी भाषा हो सकने लायक अगर कोई भाषा इस देश में है तो वह हिंदी ही। जिस मेरठ के आसपास की खड़ी बोली के आधार पर हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हुई है, विकसित होने के बाद वह उसी मेरठ के आसपास की भूमि की भाषा नहीं रह गई। इसलिए भारत में किसी भी मातृभाषा से उसकी कोई होड़ नहीं है हिंदी, और इसलिए राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता अगर किसी भाषा में है तो वो हिंदी में, और सिर्फ यही एक योग्यता है जिसके चलते वो मातृभाषा, वो राष्ट्रभाषा बनने की योग्य है। बड़े भूभाग में बोली जाती है हिंदी, बड़ी जनसंख्या है हिंदी बोलने वालों की, इस तर्क के आधार पर उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा कोई देगा या दिया जा सकेगा, यह हम सोच नहीं सकते, यह कभी हो नहीं सकता। लेकिन इसके एक दूसरे सिरे को भी देखें। अपनी इस अनसीखी हिंदी के माध्यम से जब हम इतिहास, भूगोल और भौतिकी, रसायन वगैरह पढ़ने चलते हैं तो कूद कर इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि हिंदी तो बहुत लत्थड़ भाषा है, इस काबिल है ही नहीं कि इन विषयों की शिक्षण भाषा वह बन सके। विडंबना यह है कि कोई यह नहीं कहता कि हमारी हिंदी कमजोर है, कि हमारी हिंदी अनसीखी हिंदी है इसलिए कमजोर है,
कि हमने अपनी इस दूसरी भाषा को सीखने में अपनी पहली भाषा को खपाया नहीं, इसलिए कमजोर है। कमजोर इसलिए है कि हमने अपनी इस दूसरी भाषा को ही अपनी पहली भाषा मान लिया है। ऐसा कुछ भी कहने या कम से कम सोचने और सकारने के बजाय हम सीधे सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि हिंदी ही लद्दड़ है, वह है ही नाकाबिल, ज्ञान विज्ञान के ऊंचे दर्जे की किसी पढ़ाई की माध्यम भाषा बनने के काबिल वह नहीं है। दूसरी तरफ अंग्रेजी हम सीखते हैं, जानते हैं कि वह हमारी भाषा नहीं है, हमारी पहली भाषा तो हरगिज नहीं है, सो उसे जी जान लगा के सीखते हैं। और जब सीखते हैं तो जाहिर है कि हमारी पराई मानकर सीखी हुई अंग्रेजी हमारी अपनी मानकर नहीं सीखी हुई हिंदी से बेहतर तो होती ही है। हम अपने एक हाथ में अपनी न सीखी हुई हिंदी रखते हैं, दूसरे हाथ में अपनी सीखी हुई अंग्रेजी रखते हैं और परम इत्मीनान से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि दम है तो अंग्रेजी में, हिंदी बेदम है। ऐसे में जिन लोगों ने हिंदी के लिए अपनी मातृभाषा से बाहर निकल आने में कोई कोताही नहीं बरती थी, उन्हें इस दमदार भाषा अंग्रेजी के लिए हिंदी से भी बाहर निकल आने के निर्णय तक पहुंचते देर नहीं लगती। और इस तरह हमारे भाषा शिक्षक जो किसी तरह भोजपुरी हिंदी को या बुंदेली हिंदी को या अवधी हिंदी को साधते हुए भाषा शिक्षण और शिक्षण की भाषा में तालमेल का कुछ ताना बाना बनाने लगे थे, वे एक बार फिर नए सिरे से एक दो राहे पर पहुंच जाते हैं। हमारे शिक्षकों की मुश्किल यह है कि भाषा शिक्षण की उनकी योग्यता को मात्र हिंदी के उनके ज्ञान और हिंदी में उनकी गति के आधार पर परख कर उन्हें तैनात करते हुए कभी विचार के दायरे में लाया ही नहीं जाता कि शिक्षक की मातृभाषा शिक्षार्थियों की मातृभाषा के तालमेल में है भी या नहीं। शिक्षकों को उनकी तैनाती के भाषा भूगोल के अनुरूप प्रशिक्षित करने की बात अभी हमारे विचार से बहुत दूर की बनी हुई है। लेकिन यह जो परिस्थिति है वह जैसी है और हमें इसी में अपना जो सर्वोत्तम प्रस्तुत करना है वो करना है। तो हमारे शिक्षकों को इसके साथ कि वो ये विचार करें कि भाषा को कैसे सिखाएं, भाषा को कैसे अपने बच्चों तक पहुंचाएं, सबसे पहले अपनी भाषा को अपनी मातृभाषा के तालमेल में अपनी हिंदी को वे समझने की जरूर कोशिश करें और जिस भूगोल में वे हैं, मातृभाषा का वो जो इलाका है उसे समझने की कोशिश करें। ये भाषा के भीतर एक रस लेने की प्रवृत्ति आए, भाषा को समझने में आनंद के अनुभव की एक प्रवृत्ति उस शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है जो भाषा शिक्षण से जुड़ता है। उसे अपने शिक्षार्थियों की समस्याओं से जोड़ना है और जो परिस्थितियां दी हुई हैं उन परिस्थितियों के भीतर ही भाषा के शिक्षण में भी और शिक्षण की भाषा को तैयार करने में भी अपनी भूमिका का निर्वाह करना है। इसमें बहुत सारी व्यावहारिक कठिनाइयां भी हैं और बहुत सारी घटनाएं आती रहती हैं जिनसे समझ में आता है कि हम अपने भाषा शिक्षण को कैसे और ज्यादा संपुष्ट कर सकते हैं और ज्यादा संपन्न कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि भाषा शिक्षण को संपन्न करने के जो तरीके ढूंढे गए, जो तरीके नेट पर और तमाम जगहों पर उपलब्ध हैं, बताए जाते हैं, उनकी तुलना में हमेशा वो पाठशाला और उस पाठशाला के लड़के और उस पाठशाला की बाहर की भूमि, उसका भूगोल ज्यादा सहायक होता है यह तय करने में कि भाषा को कैसे सिखाएं। हम हिंदी वाले कहे जाते हैं, हिंदी वाले हैं, लेकिन इसके भीतर रहते अपनी मातृभाषा से कितना काम ले सकते हैं, कितना सीख सकते हैं अपने शिक्षार्थी की मातृभाषा के माध्यम से हिंदी सिखाने के मामले में, यह हर शिक्षक को अपने अपने ढंग से सोचना भी होगा, सीखना भी होगा।
अपने ही भीतर अपनी लड़ाई करनी है कि हम जो सिखा रहे हैं और हम जो जिन कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं वो किसी काम चलाऊपन का तो शिकार नहीं है। भाषा से जुड़े तमाम कविताएं हैं, भाषा से जुड़े तमाम चुटकुले हैं, शब्दों के आधार पर बनाए हुए हास्य के भी बहुत सारे प्रसंग हैं। भाषा शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है कि उन सारे प्रसंगों का आनंद लेना सीखे, वो जाने उन चमत्कारों को भी जो कविता के माध्यम से कवियों ने संभव किए हैं, और उन्हें उदाहरण के रूप में कभी भी भाषा सिखाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं ये सोच कर नहीं, लेकिन कुछ ऐसा जरूर करें जिसके भीतर से भाषा को सीखना संभव हो सके। नई शिक्षा नीति जो आई है जिसमें मातृभाषा पर जोर दिया गया है, उससे हम उम्मीद कर सकते हैं परिस्थितियां कुछ बदलेंगी, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि मातृभाषा को हम एक बार फिर किस ढंग से समझते हैं। मैं कई संगोष्ठियों में देख रहा हूं कि मातृभाषा दिवस पर या मातृभाषा की बात करते हुए बहुत जोर देकर हम हिंदी की ही बात करने लगते हैं और उसी को मातृभाषा के रूप में स्थापित करते हैं। इससे हमें लगता है कि हम हिंदी का भला कर रहे होंगे, लेकिन न हम हिंदी का भला कर रहे हैं, न हम हिंदी वालों का भला कर रहे हैं, और न हम भाषा सिखाने वाले शिक्षकों का और न सीखने वाले शिक्षार्थियों का भला कर रहे हैं। मातृभाषाओं के व्याकरण को समझते हुए हिंदी को जानना, हिंदी को आसान करना है और उनके व्याकरण को लिए दिए हिंदी में आना, हिंदी को भी और उसके व्याकरण को भी और अपने अध्यापन को भी मुश्किल करना है। इन बातों को सोचते हुए मैं समझता हूँ कि ये बातें एक तरह से भूमिका के तौर पर हैं। जब हम भाषा शिक्षण में उतरें और ध्वनियों को और शब्दों को और पद को और वाक्य रचना को कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं, इन पर विचार करें, स्पष्ट रूप से सामने रखकर, तो ज्यादा साकार ढंग से बातें हो सकेंगी, सार्थक ढंग से बातें हो सकेंगी। लेकिन बुनियादी तौर पर ये कुछ बातें थी जिन्हें हमें ध्यान में रखना जरूरी है। हम हमेशा हिंदी के शिक्षकों को या भाषा के शिक्षकों को एक अपनी डिक्शनरी अपने पास उनको एक डिक्शनरी होना चाहिए उनके पास, जिनमें जरूरी शब्दों का एक जमावड़ा, उन शब्दों का जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और वे शब्द हिंदी में किस रूप में है, वे शब्द उसकी मातृभाषा में किस रूप में है, और वे शब्द दूसरी भाषाओं में भी, अगर हम संस्कृत को भी जोड़ सकते हैं, अगर अंग्रेजी को भी जोड़ सकते हैं और कुछ और भाषाओं को जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा हो कि हम हिंदी इलाके में कुछ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की शब्दावली भी जोड़ सकें। ऐसा अगर जोड़ सकते हैं और सारे शिक्षक कर सकते हैं, अब नेट के माध्यम से बहुत दूर जाना भी नहीं है, बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। कुछ वाक्य जो जरूरी वाक्य है जीवन के लिए, कुछ शब्द जो जरूरी शब्द हैं जीवन के लिए, उसे अगर अनेक भाषाओं में हम जानते एक शिक्षक के तौर पर, तो भाषा सिखाना हमारे लिए हमेशा सहज होगा। धन्यवाद। पिया जा सकता है पानी में। धन्यवाद सर। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आपने जिस सहजता और सरलता के साथ हम सबको संबोधित किया, हम सब उस मार्गदर्शन से निश्चित रूप से बहुत कुछ सीख रहे हैं और उसे कक्षा कक्ष तक ले जाएंगे। जो मातृभाषा और अन्य भाषा को लेकर के जो एक
बारीक रेखा है, अज्ञात रेखा है, हम कहीं उससे दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं, उधर भी हम लोग निश्चित रूप से अपना ध्यान देंगे। जिस हिंदी में इन सारी बोलियों का अपना पूरा पूरा रचा बसा संसार है, उस हिंदी को हम लोग निश्चित रूप से और आगे बढ़ाएंगे और उसे शिक्षण की भाषा तक ले जाएंगे। साथियों, हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने एक अमूल्य अपना समय हम सबके लिए प्रदान किया। इसी तरह से हम सबको जब जब भी मार्गदर्शन का अवसर हो, आप हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। साथियों, कोई इस संदर्भ में आप सबकी जिज्ञासा हो तो निश्चित रूप से आप अपना वो प्रश्न जरूर रखें, जिससे कि हम लोग लाभान्वित हो सकें। अभी सर का सानिध्य हमारे बीच है, तो साथी अपनी जिज्ञासा और अपना प्रश्न चैट बॉक्स के माध्यम से भी दे सकते हैं। नई शिक्षा नीति, जो अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें अनेक ऐसी संस्कृतियां हैं जो मातृभाषा की तरफ जोर देने के लिए, और जो माता की भाषा है, बच्चों की भाषा है, घर की भाषा है, जो सर ने बताया कि वो उनकी पूंजी है, सच में उस भाषा में शिक्षा को लेकर के प्रयास किया जा रहा है। हेलो, कदम उठाए जी। दिलीप कुमार जी। हाँ सर, नमस्कार जी। हाँ, बहुत अच्छा रहा आज सर ने ऐसे विषय पे अपने शब्दों से और वाक्यों के उसमें वाक्पटुता से बहुत अच्छा हम लोगों को प्रभावित किया है। हमारा संदर्भ सर कल के लिए था। कल का सेशन चुनाव के कारण मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा था इसको, अगर क्योंकि कल पोलिंग पार्टियां रवाना होगी, 16 जिलों का है, हम लोग के भी चुनाव में ड्यूटी है, तो कल का सेशन हम लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे। अगर इसको 28 को कर सकें तो अच्छा रहता। बस यही आग्रह मैं करना चाह रहा था। ठीक है, इसे आयोजक जो अपनी समिति है उस तक आपकी बात को पहुंचा दी जाएगी। यदि कहीं कोई ऐसी बात रहेगी तो आपको उस जो एक बना हुआ है समूह, उस पर सूचित कर दिया जाएगा। अन्यथा जो कार्यक्रम अपना सुनिश्चित है उसी क्रम में आगे बढ़ेगा। उन कार्यक्रमों की अपनी एक व्यवस्था होती है और जरूर आपकी बात को, आपकी भावना को वहां तक पहुंचाई जाएगी। जी, धन्यवाद दिलीप कुमार जी। कोई संदर्भ से जुड़ा हुआ अपने भाषा शिक्षण की विधा, शिक्षण की भाषा और शिक्षक से जुड़ी हुई कोई चुनौती हो, कोई बात हो, जरूर एक व्यापक पटल, व्यापक फलक सर के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुआ है। हम लोग इस अवसर का लाभ लें। यदि कहीं कोई मन में जिज्ञासा हो तो जरूर। और इस दिशा में मातृभाषा को लेकर के बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। लगभग अभी भोजपुरी को लेकर के, अवधि को लेकर के अनेक शब्दकोशों की बात हो रही है। उनको शिक्षण में कैसे शामिल किया जाए, इस विषय पर भी चर्चा हो रही है। प्राथमिक स्तर पर क्रियान्वयन कैसे करें, एक प्रश्न है शीत चंद्र जैन जी का, कि जो सर का व्याख्यान हुआ है, जो भाषा का शिक्षण है, वो मातृभाषा शिक्षण की भाषा कैसे बने और शिक्षक उसके लिए कैसे अपनी तैयारी करे। शायद इन संदर्भों को लेकर के उनकी एक जिज्ञासा है। शील चंद्र जैन जी का। मैं प्रश्न को सीधे सीधे आप तक संबोधित कर रहा हूँ सर। हमें जो स्थितियां दी हुई हैं
उसमें हमसे ये कहा नहीं जाता कि आप मातृभाषा के माध्यम से हिंदी पढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन ये हमारी अपनी समझ है और कि इसके माध्यम से पढ़ाना ज्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले तो हमें जो मातृभाषा है उसके व्याकरण में और हिंदी के व्याकरण में क्या फर्क है ये समझना चाहिए। शब्दों पर ध्यान न देते हुए जो वाक्य विधान है, जो वाक्य रचना है, उसके माध्यम से जो अंतर है व्याकरणिक प्रक्रिया में उसको रेखांकित करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए भोजपुरी में ने का प्रयोग नहीं है, भोजपुरी में लिंग चेतना वैसे नहीं है जैसे हिंदी में। किताब फाट गए, ग्रंथ फाट गए, लेकिन हिंदी में ग्रंथ फट गया, किताब फट गई। अब इसके माध्यम से हिंदी कहाँ अलग हो जाती है, इस पर अगर हम ध्यान देंगे, ध्यान दिलाएंगे अपने बच्चों को, लेकिन इसके लिए एक जरूरत ये है कि आप वहां हो, आप वहां की मातृभाषा से परिचित हो। दिक्कत ये है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में कई भाषाएं हैं और एक भाषा भूगोल के शिक्षक दूसरे भाषा भूगोल में पहुंच जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप भाषा सिखाने के पहले भाषा सीखने की कोशिश करें। वो जिस भाषा क्षेत्र में आप हैं, अगर वो भाषा क्षेत्र आपका नहीं है तो आपके लिए उतना कठिन नहीं है उस भाषा की विशेषताओं को जान लेना और उसके माध्यम से हिंदी तक पहुंचना। उसमें जितना आप कर सकते हैं, जितना आपसे संभव हो पाता है, क्योंकि ये आप अपनी तरफ से करेंगे तो ये आप अपने विद्यार्थी की भाषा शक्ति को मजबूत करने के लिए, अपनी भाषा शक्ति को मजबूत करते हुए जितना कर सकते। मैंने यही कहा कि कोई सैद्धांतिक चीज नहीं है, व्यावहारिक रूप से धरातल पर उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, इससे ये प्रकट होगा। आप वाक्यों को लीजिए और ये वाक्य आपके यहाँ ऐसे है, हिंदी में ऐसे है, ये बताते हुए चलेंगे तो उसके सामने उसकी मातृभाषा अलग से स्पष्ट रहेगी और हिंदी अलग से स्पष्ट रहेगी। मातृभाषा हिंदी में प्रवेश करके कोई खड़मंडल नहीं करेगी, ये मेरा कहना है। और कोई सवाल? धन्यवाद सर। निश्चित रूप से हम लोग इसी रूप में इस कक्षा शिक्षण के अपने संदर्भों को जो सर ने मार्गदर्शन किया है हम लोग ले चलेंगे। एक सवाल बड़ा ये पूछा है, अर्थात सर क्या मातृभाषा में आशीष खरे जी ने पूछा है परिनिष्ठित हिंदी की ओर आते समय व्याकरण को कुछ हद तक नजरअंदाज करना चाहिए? परिनिष्ठित हिंदी की ओर आते समय हमें व्याकरण को कुछ हद तक नजरअंदाज करना चाहिए? नहीं, अपनी तरफ से तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। व्याकरण को जितना हम जानेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। ये हम जो शिक्षा देते हैं उसमें व्याकरण के आधार पर शिक्षित करते हैं, ये दूसरी चीज है। और भाषा जब अपने से विकसित होती है तो उस विकास क्रम में वो व्याकरण के कई नियमों को बदल देती है, उसको हम बदलने दें। वो भाषा बदलेगी अपने से, लोग बदलेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से नजरअंदाज जैसी कोई चीज लेके आए तो ये गलत होगा, ये मैसेज गलत होगा। इसलिए भाषा की, व्याकरण की बारीकियों को समझें और उसके तमाम कारणों में जाए। ऐसा होता है तो क्यों होता है? संस्कृत भाषा ही जब हम पढ़ाते हैं तो रामः रामौ रामाः पढ़ाते समय हमें एक बार ये हमारे हर शिक्षक को सोचना चाहिए कि वो विद्यार्थियों को एक जगह ऐसा आए जहां वो बताएं कि क्यों रामः है, क्यों रामौ है और क्यों रामाः है। ये सिर्फ ये कह दें कि वो रट जाएं तो इससे विद्यार्थियों के भीतर कोई सफाई नहीं आएगी। हम बारीकियों को समझें और उसे समझाएं। वो नजरअंदाज हो जाता है, ये दूसरी बात है, लेकिन हम नजरअंदाज करने की बात नहीं सोच सकते। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि प्रश्न शेष नहीं है। हाँ, एक प्रश्न और हमारे पास मधु सक्सेना जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है सर। उनका कहना है कि मेरा प्रश्न यह है कि कुछ हिंदी के कुछ शब्द बोली में सही लगते हैं लेकिन व्याकरण की दृष्टि से गलत होते हैं।
लेकिन वो व्यवहार में प्रचलित है, उसे कैसे सुधारें? इसे तो जब उदाहरण आप रखेंगी तो हम लोग बात कर सकते हैं। शब्दों के साथ कुछ नहीं होता, शब्द सही गलत वाली बात नहीं है। शब्द तो जो भोजपुरी में जो शब्द भोजपुरी के लिए सही है वो वहां सही है, और शब्दों का कोई व्याकरणिक रूप होता है जिसमें गलती, जब शब्द जब पद बनते हैं अर्थात जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जब वो अर्थ तत्व से जुड़ जाते हैं, तो अर्थ तत्व से जुड़ने की प्रक्रिया हर भाषा की अपनी होती है, हिंदी की अपनी है, गढ़वाली की अपनी है, कुमाऊनी की अपनी है, तो वो प्रक्रिया समझनी होगी। और बेहतर होगा ऐसे कुछ शब्द हो तो आप उदाहरण के रूप में रखिएगा, हम सब लोग मिलकर उसको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अपनी है, उस शिक्षा नीति में जो महत्वपूर्ण विषय है मातृभाषा को लेकर के, वो कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से हमें शिक्षा मातृभाषा में देनी है, ऐसा संकल्प और संस्तुति है। उस दिशा में कदम भी उठाया जा रहा है। हो सके तो हम लोग 8 तक भी उसे संवाद के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से बच्चों के बीच में रख सकते हैं, उन्हें उसे उसके साथ जोड़ सकते हैं। एक हिमांशु चौहान जी का एक प्रश्न आया है। उदाहरणतः सोचनीय शब्द गलत है। ये हिमांशु जी को अनम्यूट करें। हिमांशु सक्सेना, हमें हिमांशु चौहान जी को। हिमांशु जी अपने प्रश्न को अनम्यूट होकर बोलें, स्पष्ट करें। जी नमस्कार। जी हिमांशु जी, आज का उद्बोधन बहुत ही शानदार रहा। जी किंतु जो प्रश्न मुझे पूछना है वो ये है कि वास्तव में कई सारे शब्द ऐसे हैं जो अपने मानक रूप से भिन्न हैं और प्रचलित होने के कारण अब हम उन्हें खूब आराम से व्यवहार करते हैं। तो मैं कहूँगा कि भाषा के ये द्वितीय भाषा है। पूरे भाषा सब लोग सीख रहे हैं। भाषा मानक भाषा यदि कहें और मानकीकरण तो हिंदी के प्रति हमारी होती है। हिमांशु जी, उदाहरण के लिए मैंने कहा सोचनीय शब्द, थोड़ी आवाज कट कट आवाज थोड़ी कट कट के आई, पूरी तरह से बात संप्रेषित नहीं हो पाई आपको, लेकिन ये सोचनीय शब्द सही है। और ये जो सोचना है दंत स वाला, उससे भिन्न चीज है। इसका मतलब सोचने योग्य नहीं है, ये चिंता का विषय जैसा ये अर्थ है, और ये तालव्य श से है, ये सही है। आप मानक वाली बात कर रहे हैं, तो मैंने वो एक बात अपने व्याख्यान में रखी थी, व्याख्यान मत कहिए उसे, संवाद में, कि हमारे यहाँ एक अवधारणा रही है कि एक भाषा सुस्थिर भाषा, व्याकरणबद्ध भाषा इसलिए चाहिए कि उसमें परिवर्तन होने में देर लगे, परिवर्तन न हो, और उसमें ज्ञान का संचय किया जा सके पीढ़ियों पीढ़ियों तक के लिए। वरना जानते हैं भाषा इतने परिवर्तनशील होती है, 2-3 पीढ़ियों के बाद पहले की पीढ़ी की भाषा समझ में न आए ऐसी हो जाती। ऐसे में हमारी सारी ज्ञान राशि बेकार हो जाएगी हमारी 3 पीढ़ी बाद के लिए। तो मानक हिंदी अगर बनाते हैं, मानक संस्कृत अगर पाणिनि ने उसको किया, तो वो इसलिए कि ज्ञान राशि को अधिक से अधिक देर तक हम संचित रख सके, इसके लिए मानक भाषा की उपयोगिता है। और वो एक सही बात है कि भाषा अपने प्रवाह में बढ़ती रहती है, विकसित होती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन जो बुद्धजन है उनको चिंता करनी पड़ती है कि भाषा का एक सुस्थिर रूप रहे, जिसमें हम जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है अपनी पहली पीढ़ी से, इस पीढ़ी से, आगे की पीढ़ी से, उसे संचित किया जा सके। धन्यवाद सर।
अब कोई अन्य किसी साथी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, समय वेबिनार का पूर्ण होने वाला है। यदि किसी साथी की कोई जिज्ञासा हो तो निश्चित रूप से इसका कोई हम सब पूछ सकते हैं। एक साथी का प्रश्न है, अंजनी कुमार गुप्ता जी का, इसका पीपीटी मिल जाएगा? अवश्य मिल जाएगा साथियों, सबको प्राप्त होगा। टेलीग्राम ग्रुप पर जो हम सबका समूह बना हुआ है, आप सब उसमें हैं, उस पर पीपीटी प्रतिदिन की उसमें पीपीटी जाती है, आप वहां से उसे संग्रहित कर सकते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है, ये अनुभव कथन है आनंद नारायण जी का। तो साथियों, अब हम लोग उच्चारण दोष दूर करने के उपाय अभ्यास के माध्यम से हम लोग इस कार्य को कर सकते हैं, और उच्चारण शिक्षण, उच्चारण स्थान के ज्ञान से भी उसे दूर कर सकते हैं। अभ्यास एक बहुत बड़ा हथियार हम सब लोगों के पास है, साधन हम लोगों के पास है। बच्चों के साथ जब कार्य कर रहे हों तो इस तरह के शुद्ध आदर्श उच्चारण करके हम आने वाली त्रुटियों को दूर कर सकते हैं, उन दोषों को दूर कर सकते हैं, और अपना उच्चारण मानक उच्चारण हो जाएगा, और वह किसी अन्य सभी के लिए कहीं न कहीं आदर्श बनेगा। तो हमें इस तरह से उच्चारण दोष को दूर कर लेना चाहिए। साथियों, जिस उत्साह के साथ हम लोग आज इस कार्यक्रम में भाग लिए, कल का इसी प्रकार से कल का अपना एक रोचक विषय है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर हमारे बीच चर्चा के लिए महत्वपूर्ण संदर्भदाता आचार्य आएंगे। हम सब इसी उत्साह के साथ कल जरूर प्रतिभाग करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सब के लिए अपना अमूल्य समय प्रदान किया, और सहजता और सरलता के साथ न केवल विषयों का उपस्थापन अपितु हम सभी साथियों के जिज्ञासा का समाधान सहजता के साथ किया। हम लोग निश्चित रूप से इसे कक्षा कक्ष तक ले जाएंगे। धन्यवाद सभी साथियों। कल पुनः हम लोग मिलते हैं इसी समय पर, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।